Students, today we are going to discuss remaining input devices. टच स्क्रीन इज़ एन इनपुट डिवाइस। बेटा टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके साथ एक स्पेशल किस्म का मॉनिटर होता है। वो क्या करता है? टेक्स इनपुट बाय सेंसिंग द एरिया ऑफ द स्क्रीन टच्ड बाय द यूज़र। बेटा अगर हम टच स्क्रीन को टच करेंगे और कोई भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वर्क करेगा। टच स्क्रीन्स को ज़्यादातर एयरपोर्ट्स में यूज़ किया जाता है और एटीएम्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। ये टेक्स्ट और पिक्चर्स को लेकर स्कैन करता है और इसको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज़ OCR. OCR stands for Optical Character Reader. बेटा इट इज़ अ सॉफ्टवेयर that interprets the text in the scanned images एंड स्टोर इट एज आ टेक्स्ट फाइल। ये स्कैन इमेजेस के अंदर जो टेक्स्ट होता है उसको इंटरप्रेट करने के बाद टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर देता है। हम इसको एडिट भी कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर के ज़रिए। बेटा नेक्स्ट वन इज़ OMR. OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर। बेटा ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसको हम MCQs यानी कि ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Next one is MICR. MICR stands for Magnetic Ink Character Recognition. बेटा ये एक टेक्निक है that uses special magnetic ink that can be magnetized and read by magnetic ink character readers. बेटा इसको हम बैंक चेक्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Students, next one is barcode reader. बारकोड इज़ अ कोडिंग टेक्निक। बेटा इसके अंदर वर्टिकल लाइंस होती हैं सेम हाइट की, लेकिन उसकी विड्थ जो होती है, उनका जो गैप होता है वो डिफरेंट होता है। अक्सर हम इन लाइंस को डिफरेंट जगहों पर देखते हैं। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करेंगे बेटा तो इसकी बैक पर भी एक बार कोड दिया हुआ होगा। बार कोड क्या करता है? बार कोड रीडर इज़ यूज टू स्कैन दीज बार कोड्स। बार कोड इन कोड्स को स्कैन करता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज़ माइक्रोफोन। बेटा माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। ये कन्वर्ट करती है ह्यूमन वॉइस को इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो कि पास की जाती हैं CPU पर। डिजिटल कैमरा। बेटा डिजिटल कैमरा टेक्स अ फोटोग्राफ ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड स्टोर्स इट इन द डिजिटल फॉर्मेट। ये पिक्स को लेता है और उसको डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर कर देता है। बेटा इसके अंदर एक चिप होती है, मेमोरी चिप, जो कि इमेजेस को सेव करती है और बाद में हम इसको कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डिजिटल कैम कॉर्डर। बेटा ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होती है। वो रिकॉर्डिंग चाहे ऑडियो हो या फिर वीडियो इन द डिजिटल फॉर्मेट। स्टूडेंट्स, आपने इसी तरह से दोबारा तमाम इनपुट डिवाइसेस को रीड करना है। पेज नंबर 4 और 5 को अच्छे तरीके से समझ कर पढ़ना है। Students, today we are going to discuss page number 4, faults and their types. Faults बेटा कहते हैं उर्दू में दरारें और इसकी इकसाम। Big cracks or clefts in the earth's crust are known as faults. ज़मीन में मौजूद बड़ी दरारों या शगाफों को फॉल्ट कहा जाता है। Students, due to these cracks, lithosphere is divided into big and small parts. बेटा इनकी वजह से लिथोस्फेयर छोटे और बड़े हिस्सों में तकसीम हो गई है, क्योंकि ये सारा टाइम हरकत में रहते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग। एंड देयर आर मोल्टन रॉक्स beneath them, और इनके नीचे मोल्टन रॉक्स पिघली हुई हालत में चट्टानें मौजूद हैं। ड्यू टू द मोशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, इन प्लेट्स की हरकत की वजह से द क्रैक्स हैव एक्सटेंडेड हंड्रेड्स ऑफ माइल्स डीप। बेटा प्लेटों की हरकत की वजह से कई सौ किलोमीटर गहरी जो हैं वो फॉल्स पड़ चुकी हैं। मीन्स दरारें कई सौ किलोमीटर गहरी चली गई हैं। स्टूडेंट्स, द एरिया वेयर अ फॉल्ट फॉर्म्स इज़ नॉन एज फॉल्ट जोन। मीन्स जिस इलाके में फॉल्ट बनता है वो इलाका फॉल्ट जोन कहलाता है। टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स। फर्स्ट वन इज़ नॉर्मल फॉल्ट। स्टूडेंट्स, इन नॉर्मल फॉल्ट पार्ट्स ऑफ द क्रस्ट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। बेटा नॉर्मल फॉल्ट के अंदर
टुकड़े ऑपोजिट डायरेक्शंस में हरकत करते हैं। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, व्हेन पीसेस ऑफ प्लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दे रब अगेंस्ट ईच अदर। बेटा जब प्लेटों के टुकड़े आगे पीछे हरकत करते हैं तो आपस में रगड़ खाते हैं। दिस टाइप ऑफ फॉल्ट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। इस किस्म का फॉल्ट ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहलाता है। इन दिस फॉल्ट नो पार्ट ऑफ अर्थ मूव्स अप और डाउन। बेटा इस किस्म के फॉल्ट में ज़मीन का कोई भी हिस्सा ऊपर या नीचे हरकत नहीं करता। रिवर्स फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट अकर्स व्हेन प्लेट्स मूव टूवर्ड्स ईच अदर। बेटा रिवर्स फॉल्ट तब बनता है जब प्लेटें एक दूसरे की तरफ हरकत करती हैं। ओपन योर क्लास वर्क नोटबुक एंड लर्न शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 5 एंड 8, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। बेटा ये तमाम क्वेश्चंस हमारे आज के टॉपिक में थे। आपने इनको क्लास वर्क की नोटबुक से अच्छे तरीके से याद करने के बाद समर टास्क पर नीट राइटिंग में प्रॉपर गैप के साथ लिखना है। स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट लेक्चर में 1.1 को किया था, आज हम करेंगे 1.2। बेटा 1.2 का पहला कॉन्सेप्ट है यूनियन, यूनियन ऑफ टू सेट्स। द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is a set consisting of all the elements which are in set B or in set A or in both. The union of two sets is denoted by, बेटा अगर A सेट पहले लिखें और B सेट बाद में लिखें तो हम इसको डिनोट करेंगे, A यूनियन का साइन लगाएंगे और फिर B लिखेंगे, एंड रीड एज A यूनियन B। स्टूडेंट्स यूनियन का मतलब होता है कि हमें सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स और मेंबर्स दिए हुए हैं उनको कंबाइन करके लिखना है हमने प्रॉपर तरीके से। बेटा अब एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। इफ़ m इज़ इक्वल टू करली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5 करली ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देंगे। इसी तरह n सेट की वैल्यूज़ को लिखेंगे और फाइंड करेंगे m यूनियन n। बेटा सबसे पहले तो हम m सेट की वैल्यूज़ को लिखेंगे, फिर हम n सेट की वैल्यूज़ को लिखेंगे और फाइंड आउट करेंगे m यूनियन n। m यूनियन n लिखने के बाद हम सबसे पहले m सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे और सेंटर में यूनियन का साइन लगाकर n सेट की वैल्यूज़ को लिखेंगे और उसके बाद यूनियन निकालेंगे। बेटा अब आप देखें, आपको 1 डिजिट m सेट में भी नज़र आ रहा है और n सेट में भी नज़र आ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या राइट करेंगे 1 और उसके बाद क्या है 2 m सेट में तो है पर n सेट में 2 नहीं है। बेटा हमने 2 को भी राइट करना है क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन में रीड किया है कि हम जितने भी एलिमेंट्स होंगे तमाम एलिमेंट्स को लिखेंगे। 2 के बाद आप लिखेंगे 3 भी दोनों में है लेकिन एक ही दफ़ा राइट करेंगे, 4 और फिर उसके बाद 7। बेटा ये हमने क्या निकाला है यूनियन। स्टूडेंट्स यूनियन के बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। The intersection of two sets A and B is a set consisting of all the elements of the set B and A. The intersection of two sets is denoted by A और फिर intersection का sign then B and read as A intersection B. बेटा इंटरसेक्शन का मतलब है कि दो सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें से जो कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन मीन्स जो दोनों सेट्स में पाए जाएँ, हम सिर्फ उन वैल्यूज़ को राइट करते हैं। स्टूडेंट्स एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। दो सेट्स हैं A और B। A सेट के एलिमेंट्स हैं A, E, I, O, U और B सेट के एलिमेंट्स हैं A, B, C, D एंड E। अब इनका निकालेंगे इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B। सबसे पहले तो बेटा A सेट की वैल्यूज़ को राइट करेंगे और फिर B सेट की वैल्यूज़ को, और फिर A इंटरसेक्शन B लिखने के बाद A की वैल्यूज़ लिखने के बाद इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और B सेट की वैल्यूज़ को लिखेंगे। बेटा हमने अभी डेफिनेशन में रीड किया कि इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को राइट करते हैं। अब देखते हैं इन दोनों सेट्स के अंदर क्या चीज़ कॉमन है। बेटा A सेट A के अंदर भी है और सेट B के अंदर भी है, तो हम सबसे पहले A लिखेंगे और फिर E सेट A के अंदर भी है और सेट B के अंदर भी है। इट मीन्स हमारा सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा E। अब I, O, U A सेट में तो गिवन है बट B सेट में गिवन नहीं है। इसी तरह से B, C एंड D B सेट में तो गिवन है बट A सेट में नहीं है।
तो हम इनको राइट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सिर्फ वही एलिमेंट राइट करना है जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन हो। स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर ए है, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। बेटा हमने इसमें यूनियन फाइंड आउट करना है। आपने अभी जो एग्जांपल देखी है लेक्चर में, आपने उस एग्जांपल को माइंड में रख के इस पूरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट। बेटा इंटरसेक्शन भी आप उसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से अभी हमने सीखा है। आपकी क्लास वर्क की कॉपी पे ये दोनों क्वेश्चंस आपको करवाए भी गए हैं। अगर आपको फिर भी किसी सवाल में कोई डिफ़िकल्टी फील होती है तो आप पूछ सकते हैं। बेटा आपने अच्छे तरीके से तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, समर टास्क पर 1.2 के पार्ट ए को और पार्ट बी को आपने नीट राइटिंग में सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रॉम अस। स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर सबक हम्द को पढ़ा था। हमने हम्द की तशरीह की थी और मुश्किल इमला के अल्फाज को किया था। स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है अल्फाज मायने जुमले। पहला वर्ड है बाद सबा खुशगवार हवा। सुबह के वक्त बाद सबा चल रही थी। नंबर 2 सलीका। सलीका का मायने है तरीका। अल्लाह ताला ने मक्खी को शहद बनाने का सलीका सिखाया। नंबर 3 खुशहाल। इसका मायने है अमीर लोग और इसका जुमला खुशहाल लोग गरीबों की मदद करते हैं। बेटा नंबर 4 है रुसवा। इसका मायने है बदनाम और इसका जुमला अल्लाह ताला अपने बंदे को रुसवा नहीं करते। नंबर 5 मुज़ीन। इसका मायने है ज़ीनत देने वाला और इसका जुमला अल्लाह ताला ने बागों को फूलों से मज़ीन कर दिया। बेटा ये तमाम अल्फाज मायने जुमले आपको क्लास वर्क की कॉपी पर करवाए गए हैं, आप इनको वहाँ से याद करें। नेक्स्ट टॉपिक है सवालात के जवाब दें। पहला सवाल, अल्लाह ताला कहाँ समा सकता है? इसका जवाब है अल्लाह ताला ना दुनिया में समा सकता है और ना ही आसमान में, लेकिन दुखी दिल में अल्लाह ताला समाते हैं और वो लोग जो अल्लाह ताला को याद करते हैं उनके दिल में अल्लाह ताला समाते हैं। सवाल नंबर 2, ज़मीन पर बारिश बरसाने के नतीजे में क्या होता है? बेटा इसका जवाब है जब ज़मीन पर बारिश होती है तो उस पानी से ज़मीन को सैराब किया जाता है, जिससे फसलें उगाई जाती हैं और इसी से बेटा क्या होता है, बाग में फूल और पौधे उगाए जाते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है बेटा? जी, अनाज, फल और मेवे हासिल होते हैं। स्टूडेंट्स, आपने अपनी क्लास वर्क की नोटबुक से तमाम क्वेश्चन आंसर्स को याद करना है। स्टूडेंट्स, याद करने के बाद आपने अपने समर टास्क पर अल्फाज मायने जुमलों को नीट राइटिंग में प्रॉपर गैप के साथ लिखना है।